आज का टॉपिक होगा बेटा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन। नो बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो है ये हमारे पास बीटा एलिमिनेशन है विच इज एसिड कैटेलाइज्ड, यानी इसको बोला जा सकता है एसिड कैटेलाइज्ड, एसिड कैटेलाइज्ड बीटा eliminations, acid catalyzed beta elimination. So when you talk about acid catalyzed beta elimination, हम अगर acid catalyzed beta elimination की बात करते हैं बच्चे, तो इसमें हमारे पास जैसे कोई अल्कोहल ले लेते हैं, से अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो CH3 CH2OH मैंने ले लिया, इसमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज करते हैं, ठीक, जैसे जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे H2SO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें मैं आज बताऊंगा आपको। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट में हमने सबसे पहले यहाँ पे यूज किया H2SO4 एंड दैट टू इन कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशंस। नाउ दिस रिएक्शन इज अ टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन, इसमें टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटे। जब बेटे हम इसके टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर टेम्परेचर हमारे पास 443 केल्विन होता है, ठीक, तो व्हाट वी गेट एल्कीन्स, यानी यहां पे एलिमिनेशन हो जाती है, ठीक, एंड वाटर इज गिवन आउट एंड दैट वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय H2SO4। नहीं तो वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैन डायरेक्टली अटैक ऑन एल्कीन्स, इजंट इट, टू गिव अस वाटर, दैट इज, आपने हाइड्रेशन पढ़ी थी ना शुरुआत में, तो हाइड्रेशन ऐसे ही की थी ना, एल्कीन की हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। लेकिन अगर हम डिहाइड्रेशन करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर 443 पर, तो वाटर निकलेगा, और जो वाटर निकलेगा वो H2SO4 क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा। बट से आपने यही टेम्परेचर थोड़ा कम कर दिया और 413 केल्विन कर दिया, यही टेम्परेचर थोड़ा कम कर दिया और 413 केल्विन कर दिया बेटा। अगर ये टेम्परेचर 413 केल्विन होगा तो हमारे पास ईथर्स की प्रोडक्शन हो जाती है, हमारे पास ईथर्स की प्रोडक्शन हो जाती है। अगर टेम्परेचर आपने और भी कम कर दिया, से टेम्परेचर आपके पास 383 केल्विन के करीब हो गया, और भी कम हो गया, अगर और कम हुआ तो प्रोडक्ट यहां पे हाइड्रोजन सल्फेट बन जाते, CH3 CH2 HSO4, यानी डेफिनेटली इट्स अ टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन। अब ये टेम्परेचर बेस्ड क्यों है, यानी टेम्परेचर का ये इफेक्ट क्यों है और डिहाइड्रेशन होती कैसे है, इसको थोड़ा समझाने की मैं आपका कोशिश करूंगा। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, फिर मैं टेम्परेचर के कंट्रोल की तरफ इसमें आऊंगा, ठीक। देखो बेटे, पहले मैकेनिज्म को देखते हैं एंड देन वी कम बैक टू द कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर। देखो बेटा, मैकेनिज्म की अगर बात करें तो इसमें ना बहुत सारे लोग गलत मैकेनिज्म आपको करवा देते हैं, ठीक है, बहुत सारी बुक्स में मैकेनिज्म गलत लिख दिया जाता है, ठीक, कैसे, जैसे पहले आपको मैं गलत मैकेनिज्म बता रहा हूं जो बुक्स में जनरली लिखा पाओगे आप, ठीक है। ये मैकेनिज्म जिसको मैं बोलूंगा एक सोच है बंदे की, इट इज नॉट सच्चाई। तो जैसे अगर आपके पास मान लो कोई अल्कोहल है CH3 CH2OH, और इस पे बेटे हमारे पास H2SO4 जो होगा दैट विल बी गिविंग अस H पॉजिटिव, H2SO4 विल बी गिविंग अस H पॉजिटिव, H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी बोलो इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे हमारे पास, विल दे बी प्रेजेंट ऑन द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, तो H पॉजिटिव जो होगा वो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा प्यारे बच्चों, ठीक, और उसकी वजह से हमारे पास पहले स्टेप पे बनेगा CH3 CH2OH H1 पॉजिटिव, ठीक है ना बच्चे, क्लियर। इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं बेटा, या ज्यादातर किताबें क्या करती हैं,
वो कहती है कि यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, ठीक, और कार्बोकटायन की जनरेशन कर देती हैं। क्या कर देती हैं? कार्बोकटायन की जनरेशन कर देती हैं, ठीक, विच इज अ फॉल्स स्टेप ओवर हियर। व्हाई इट इज फॉल्स स्टेप? समझो ये गलत क्यों है। लोग यहां कार्बोकटायन बना देते हैं, ठीक, लेकिन ये गलत क्यों है? बेटा एक बात बताओ, आपने E1 E2 पढ़ा ना मेरे साथ। अगर कोई प्राइमरी अल्कोहल हो और वो अनब्रांच्ड हो बीटा कार्बन पे, तो कौन सा रिएक्शन होना चाहिए? E1 की E2? E2 होना चाहिए कि नहीं? है ना बेटा? बेटा थोड़ा सा ना बोल दिया करो हाँ या ना, नहीं समझ में आया 10 बार पूछो यार। आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई प्राइमरी अल्कोहल होगा और प्राइमरी अल्कोहल में बीटा कार्बन ब्रांच नहीं होगा, तो रिएक्शन क्या होगा? E2। अगर E2 हुआ तो क्या कभी कार्बोकटायन बनता है? कार्बोकटायन कहां बनता है? E1 में। और क्या ये E1 हो सकता है? सो इट इज नॉट E1, जबकि लोग हमें ये बता देते हैं। आप कई बुक्स में देखेंगे कार्बोकटायन बनाया हुआ दिखा देंगे, विच इज अ रॉन्ग थिंग टू डू, ठीक है। होता क्या है ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि इसमें एक्चुअली होता क्या। रिएक्शन एक्चुअली फॉलोज E2 इफ इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल विच इज अनब्रांच्ड। और अगर E2 होगा, ठीक, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस H को मैं ऐसे लिख दूं? चलेगा? चलेगा ना? मतलब CH2 और H ऊपर लिख दिया मैंने। अब अगर E2 है तो E2 में साइमल्टेनियसली मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होती है कि नहीं? उसमें कोई कार्बोकटायन जनरेट नहीं होता है। तो अगर टेम्परेचर हाई होता है, दैट इज 443 केल्विन, 443 केल्विन होता है, तो होता क्या है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं बेटा, ठीक, और ये H जाएगा और बाहर क्या जाएगा? OH, यानी वाटर चला जाएगा। एंड द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड वाटर इज गिवन आउट एंड H पॉजिटिव इज गिवन आउट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहली बात, यहां कार्बोकटायन जब तक जनरेट नहीं करवाना जब तक कि हमारी कंडीशन जो हो वो कैसी ना हो जाए, E1 के लिए ना हो जाए। E1 के लिए आपको पता है यू शुड हैव अ ब्रांच्ड बीटा कार्बन, इजंट इट? जब हमारा बीटा कार्बन क्या हो? ब्रांच्ड हो, तो फिर हम क्या करेंगे? E1 करवाएंगे, नहीं तो क्या करवाएंगे? E2 करवाएंगे। कार्बोकटायन की प्रेपरेशन अदरवाइज नहीं करेंगे बेटा, समझे मेरी बात? अब ये हो गया हाई टेम्परेचर पर। बट बेटा अगर मैं इस रिएक्शन का ध्यान दूं तो यहां पे क्या हुआ है कि दो सिग्मा बॉन्ड टूटे कि नहीं? देयर आर टू सिग्मा बॉन्ड्स व्हिच आर ब्रोकन डाउन, इजंट इट? एक ये सिग्मा बॉन्ड टूटा, एक ये सिग्मा बॉन्ड टूटा। तो इस रिएक्शन में दो सिग्मा बॉन्ड्स, टू सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रोकन, है ना जी? और उसकी जगह बना क्या? 1 पाई बॉन्ड, और उसकी जगह 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। एक पाई बॉन्ड बना है जबकि दो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड टूटे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, तो इस केस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटे हैं और उसकी जगह वीक बॉन्ड्स बने हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटेंगे, वीक बॉन्ड बनेगा, तो एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब की रिलीज। सो डेफिनेटली एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, डेल्टा H इस रिएक्शन का पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया? डेल्टा H इस रिएक्शन का पॉजिटिव होगा। क्लियर है ये सबको? अगली बात, डेल्टा H तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। अब यहां पे एक मॉलिक्यूल था शुरुआत में, उससे क्या बन गए? दो मॉलिक्यूल में बट गया, एक मॉलिक्यूल टूट के किसमें चेंज हो गया? दो मॉलिक्यूल्स में। बेटे ऐसे केस में जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो एंट्रोपी क्या करती है? इंक्रीज, है ना? तो ऑब्वियसली जो डेल्टा S होगा वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। +1 में थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो ना, तो आपको बताया गया था ना कि डेल्टा H पॉजिटिव मतलब अनफेवरेबल कंडीशन और डेल्टा S पॉजिटिव मतलब फेवरेबल कंडीशन, है ना बेटा? तो इसमें डेल्टा H अनफेवरेबल है लेकिन डेल्टा S फेवरेबल है।
और हमें पता है किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी जो होती है वो डेल्टा जी पे डिपेंड करती है, और डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए फॉर द स्पॉन्टेनिटी, इजंट इट? फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, इजंट इट श्रेया? और डेल्टा जी किसके बराबर होती है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर होता है कि नहीं होता है, इजंट इट? तो बेटे डेल्टा एच की वैल्यू यहां पे क्या है? पॉजिटिव, बीच में क्या है? नेगेटिव, और बेटा डेल्टा एस की वैल्यू यहां पे क्या है? पॉजिटिव। तो बेटे एक बात बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव पीछे क्या हो जाएगा? नेगेटिव, आगे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी जबकि ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी। अब अगर डेल्टा जी को नेगेटिव होना है, इफ रिएक्शन इज टू बी स्पॉन्टेनियस, तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं? सो इफ हम यहां बोल सकते हैं इफ रिएक्शन इज टू बी स्पॉन्टेनियस, इफ रिएक्शन इज टू बी स्पॉन्टेनियस, अगर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है, टी डेल्टा एस मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा एच, इजंट इट? टी डेल्टा एस ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। तो टी डेल्टा एस ज्यादा कब होगा? जब टेम्परेचर हाई होगा। इसीलिए हाई टेम्परेचर पे वी गेट एलिमिनेशन। ये वजह है कि हाई टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। तो अगर आपसे ये बोलते हैं कि यहां पे टेम्परेचर का कंट्रोल समझाओ हमें कि हाई टेम्परेचर पे क्यों एलिमिनेशन होती है, तो आप सिंपल बात कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में, एलिमिनेशन के रिएक्शन में, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव होता है, और हमारे पास डेल्टा एच अनफेवरेबल हो गया पॉजिटिव हो करके, और डेल्टा एस फेवरेबल हो गया पॉजिटिव हो करके। और हमें पता है कि स्पॉन्टेनिटी कैन बी सीन ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा जी। डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंड एज टी डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच फॉर द स्पॉन्टेनिटी, दैट कैन ओनली हैपन व्हेन टेम्परेचर इज हाई। आर यू क्लियर? नाउ इफ यू से कि आपने टेम्परेचर को लो कर दिया, 413 कर दिया, अब 413 पे क्या होगा? टी डेल्टा एस छोटा हो जाएगा डेल्टा एच से, ठीक? टी डेल्टा एच से छोटा हो जाता होगा। अगर छोटा हो जाता होगा तो एलिमिनेशन की फिजिबिलिटी नहीं रहती। तो फिर होता क्या है? होता ये, हमने कौन सा एक ही अल्कोहल डाला है? क्या हमने एक ही अल्कोहल डाला है बेटा? हमने तो बहुत सारे अल्कोहल डाले होंगे, है ना बेटा? तो अल्कोहल का जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा, कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा अल्कोहल का, बेटे इस कार्बन पे पॉजिटिव है कि नहीं? बोलो, अरे इस कार्बन पे पॉजिटिव है कि नहीं? क्योंकि इसके ऊपर ये ऑक्सीजन पॉजिटिव लगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये कार्बन पॉजिटिव होगा ना। इस वजह से ये अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ओवर हियर, ठीक है? अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस पॉजिटिव कार्बन, एंड वाटर गोज आउट बिकॉज H2SO4 इज वाटर एब्सॉर्बिंग। तो वाटर को वो क्या करेगा? एब्सॉर्ब कर लेगा। तो ड्राइविंग फोर्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वाटर इज प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड पड़ा हुआ है ना, और एसिड पड़ा हुआ है इसलिए वो ड्राइविंग फोर्स है, ताकि हमारे पास क्या हो जाए? वाटर बाहर निकल जाए। एसिड का काम वाटर को एब्सॉर्ब करना होता है कि नहीं? तो यहां से वाटर एब्सॉर्ब हो गया, और इसके अटैक की वजह से बना क्या? प्लीज सी दिस। इसके अटैक से बना क्या हमारे पास? CH3 CH2, ठीक? इसके ऊपर अटैक किसका हुआ? O का। O ने दिए इलेक्ट्रॉन, तो O के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहां पे क्या लगेगा? CH2 CH3, इसने अटैक किया था, और साथ में बाहर क्या आया? वाटर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? और अब होगा क्या? यहां से H यहां जाएगा, और जिसकी की वजह से हमारे पास CH3 CH2 O CH2 CH3 बन जाता है बच्चों। ईथर की प्रोडक्शन हो गई। बोलो समझ में आया ईथर कैसे बना? आर यू पीपल क्लियर? अब मान लो, अब हमने टेम्परेचर और लो कर दिया, से टेम्परेचर 383 केल्विन। बेटा जब टेम्परेचर लो हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी? कम। टेम्परेचर लेस तो काइनेटिक एनर्जी कम ना, काइनेटिक एनर्जी कम तो मोबिलिटी कम, मूव करने की पावर कम। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है
वो आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे, उनकी मोबिलिटी कम हो जाएगी और देयरफॉर दे कैन नॉट अटैक ऑन दिस पॉजिटिव कार्बन, तो पॉजिटिव कार्बन पर अटैक नहीं कर पाएंगे। उल्टा क्या होगा कि जो जैसे ही वाटर निकलेगा यहां से, वाटर तो H2SO4 निकाल लेगा ना, जैसे वाटर यहां से निकलेगा ये पॉजिटिव होगा और पहले हमारे पास H2SO4 टूटा था। कैसे टूटा था बेटा? H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव, जिससे हमें H पॉजिटिव मिला था शुरुआत में। अब मान लो टेम्परेचर आपने कम कर दिया, इस अल्कोहल की मोबिलिटी क्या हो गई? कम, इट कैन नॉट मूव, या इसकी मोबिलिटीज दोनों की कम है, ज्यादा मूव नहीं कर रहे, एक दूसरे पर अटैक नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ये बॉन्ड टूटा, H2SO4 ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे ना। यहां तो पार्शियल पॉजिटिव था और यहां पे कोई न्यूक्लियर नेगेटिव चार्ज नहीं था, तो इसमें खास अट्रैक्शन नहीं थी और इनकी मोबिलिटी कम थी। जब टेम्परेचर कम होगा मोबिलिटी कम होगी, मोबिलिटी कम है तो पास पास भी नहीं आ रहे, अट्रैक्शन भी कम है। लेकिन यहां तो परमानेंट नेगेटिव है कि नहीं है? तो जैसे वाटर एब्जॉर्ब करेगा यहां से, जैसे पॉजिटिव बनेगा वैसे ही हमारे पास HSO4 नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CH2 HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट्स। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? तो सिंपल भाषा में बोले तो हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन इसलिए होती क्योंकि एलिमिनेशन एंडोथर्मिक होती है एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन आर ओनली स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। Endothermic reactions are only spontaneous at high temperature when T delta S becomes more. तो हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन हो गई, E2 टाइप रिएक्शन यहां मैंने करके बताया। अगर टेम्परेचर लो हुआ तो क्योंकि एलिमिनेशन फिजिबल नहीं होगी तो अल्कोहल ने इस पे अटैक कर दिया और हमारे पास सब्स्टिट्यूशन दे दी। क्या दे दी? सब्स्टिट्यूशन। नाउ दिस इज सब्स्टिट्यूशन। पहले एलिमिनेशन थी, अभी क्या हो गई? सब्स्टिट्यूशन हो गई, SN2 हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन की वजह से लिविंग ग्रुप की तरह बाहर गया। जब इसने अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, एक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, दूसरी साइड से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। बोलो क्लियर? पर टेम्परेचर जब स्टिल लो हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा? मोबिलिटी कम हो जाने की वजह से ये कम मूव करेगा। ऑब्वियसली इसमें अट्रैक्शन कम है यार, पार्शियल पॉजिटिव के साथ लोन पेयर की अट्रैक्शन कम है ना, बट यहां कंप्लीट नेगेटिव है। कंप्लीट नेगेटिव की पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा, तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा। जैसे इसके पास आएगा एंड वाटर विल बी गिवन आउट, SN2 हो जाएगा कि नहीं? तो ये दो SN2 है, ये भी SN2 है और ये भी SN2 है, जबकि ये वाला क्या है? ये E2 है। बोलो बेटा क्लियर और नॉट? टेम्परेचर का कंट्रोल समझ में आया सभी बच्चों को? सो टेम्परेचर का कंट्रोल रहा होता है। क्लियर हो गया? और मैकेनिज्म जो है वहां पे कार्बोकेटाइन की कहीं फॉर्मेशन नहीं हो रही। हाँ जी बेटा बोलो। सर तो फिर जब हमने 413 केल्विन पे सर जो ऑक्सीजन के साथ जो अट्रैक्शन हो रही थी उसकी पार्शियल चार्जेस की, तो सर इस प्रोडक्ट के साथ साथ हमारा HSO4 नेगेटिव का भी प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए? वो तो बनता ही है, वो तो कभी भी हमने ऑर्गेनिक रिएक्शन को कभी बैलेंस किया आज तक? देयर आर नंबर ऑफ बाय प्रोडक्ट्स ना, तो जब एलिमिनेशन होगी तो सब्स्टिट्यूशन तो हमेशा होगी ना। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? मेजर प्रोडक्ट्स की। तो मेजर प्रोडक्ट अगर 443 पे होगा तो एलिमिनेशन मेजर रहेगी। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा लो हुआ तो ईथर मेजर रहेंगे, क्योंकि सॉल्ट तो हमेशा डिसोशिएटेड रहते हैं ना। ये सॉल्ट है एक तरह का, तो ये डिसोशिएटेड रहता है। अगर टेम्परेचर बहुत ही स्लो, बहुत ही कम हो तो ये बना नहीं, तो फिर यही रह गया ना बेटा, और एलिमिनेशन होनी नहीं, तो लो टेम्परेचर पे सॉल्ट रह गया। हम ये कहना चाह रहे हैं। गॉट इट और नॉट? समझ में आ गया सभी को? तो ऐसे करके इसमें E2 मैकेनिज्म करना है। हाँ जी बेटे कोई दिक्कत? ओके। लेकिन अब क्या होगा कि बहुत सारे टीचर बोलेंगे आपके टीचर ने गलत करवाया, इसमें तो कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक। और वो एक एग्जाम्पल आपको देंगे, आपको बोलेंगे देखो अगर हमारे पास CH3 CH2 CH2OH होगा, इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल, इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल, तो कहेंगे कि आपके टीचर ने तो बोला ये E2 होगा, और E2 की वजह से आपका यहां से H और ये निकलना चाहिए, प्रोडक्ट ये बनना चाहिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए भाई। E2 में तो ऐसा ही होना चाहिए ना भाई, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और यहां से OH,
तो ये बनना चाहिए प्रोडक्ट। जबकि जब हम इसमें H2SO4 डालते हैं और 443 केल्विन पे डालते हैं, ठीक, तो हमारा प्रोडक्ट तो ये बनता है। और ये प्रोडक्ट तो हमेशा तब ही बन सकता है जब यहां पे रीअरेंजमेंट होती हो, और रीअरेंजमेंट हमेशा तब ही हो सकती है जब कार्बोकेटायन बनता हो। तो आपके टीचर ने तो E2 बता दिया, कार्बोकेटायन बनाया ही नहीं, तो इसमें रीअरेंजमेंट कैसे होगी? तो उन गधों को एक बात समझाना, कहना इसमें डेफिनेटली E2 ही होगा और प्रोडक्ट डेफिनेटली यही बनेगा। बट क्या है कि रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। रिएक्शन किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? एसिडिक मीडियम में ना। एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव है ना। तो होता यह है कि यहां पे रिएक्शन तो E2 ही होता है, लेकिन H पॉजिटिव जो होता है ना बेटा जी, जो कि एसिड का है, वो यहां पड़ा होता है और वो एल्कीन पे अटैक कर देता है, और वो एल्कीन पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे एंड वी गेट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। गॉट इट और नॉट? इसलिए कार्बोकेटायन यहां बनता है। और जब यहां कार्बोकेटायन बनेगा, इस तरह का कार्बोकेटायन बनेगा, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों बन सकते हैं ना, पर हम कौन से वाला शो करते हैं? जो ज्यादा स्टेबल वाला होता है। ऐसे तो ये H यहां पे भी अटैक कर सकता था, है ना बेटा, और इधर वाला कटायन भी बना सकता था, लेकिन अटैक यहां पे होगा, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, यहां क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सभी बच्चों को? अनीस जी, लेकिन अब हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास दो बीटा हाइड्रोजन है। हमारे पास एक बीटा कार्बन ये है और दूसरा बीटा कार्बन ये है। ये दो बीटा कार्बन है ना भाई। अब हमें पता है अगर यहां से H निकलेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? हॉफमैन। और अगर यहां से H निकलेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सेड्जेफ, है ना बेटा। और हमें पता है मेजर क्या बनाते होते हैं? सेड्जेफ। हॉफमैन के लिए तो मैंने आपको 6 कंडीशंस बताई थी, वही 6 कंडीशन में हॉफमैन रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा? सेड्जेफ रहेगा। क्लियर? और इस वजह से यहां पे क्या होता है? अटैक यहां से इधर H देता है इलेक्ट्रॉन और यही प्रोडक्ट बनाता है। यानी रिएक्शन तो E2 है, बट रीअरेंजमेंट्स पॉसिबल है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि रिएक्शन E2 है बट रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मीडियम इज एसिडिक। और मजे की बात, सर ने आपको यह बताया था कि यहां पे कभी भी ना हम जब रीअरेंजमेंट करते हैं तो एट ए टाइम एक ही रीअरेंजमेंट करते हैं, कभी दो रीअरेंजमेंट्स नहीं करते। बोलो, ऐसा बोला था ना। पर ये ऐसा केस आ जाएगा कि इसमें तब तक रीअरेंजमेंट्स होती रहेंगी जब तक कि हमारे पास मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ना बन जाए, क्योंकि एसिड तो रहेगा ही रहेगा। सर बात समझ नहीं आ रही है तो मैं समझाने की थोड़ी कोशिश कर देता हूं। मान लो मेरे पास CH3 C CH3 CH3 CH2 CH2 CH2OH है। ठीक है दोस्तों? क्लियर? अब ये है, अब इसमें प्रोडक्ट पूछा है जब आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है और वो भी 443 उस पर डाला है। ठीक, अब मेरे को बताओ E1 की E2, E1 की E2, E2 क्यों? क्योंकि बीटा कार्बन इज अनब्रांच्ड, तो E2 बेटे। ठीक, और E2 होगा तो यहां पे बनेगा डबल बॉन्ड, इजंट इट? तो हमारे पास रादर ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं भाई, नहीं तो इसमें वो जो समझाना चाह रहा हूं वो समझने को आएगा ही नहीं। ठीक, E2 होगा तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा बच्चे। अभी भी E2 है ना? अभी भी E2 है कि नहीं? तो अभी हमारे पास बना CH3C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। रिएक्शन तो E2 है, बनेगा भी यही, बट क्योंकि मीडियम कैसा है? एसिडिक। एसिडिक होने की वजह से H पॉजिटिव विल फर्दर अटैक ऑन दिस कार्बन, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, और कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन यहां। तो हमारे पास बन गया CH3C CH3 CH3, यहां पे CH1 पॉजिटिव और यहां CH3। इज इट क्लियर और नॉट?
नाउ विल देयर बी एनी शिफ्ट हेयर? कौन सी शिफ्ट होगी? मिथाइल शिफ्ट होगी कि नहीं? तो CH3 यहां जाएगा ना बच्चे। CH3 यहां जाने की वजह से हमारे पास CH3 यहां पर 1 पॉजिटिव और यहां पे CH3 और CH3, ये कार्बोकटायन बन गया ये कार्बोकटायन बच्चों। क्लियर हो गया? अब यहां पे अगेन कितने बीटा कार्बन बेटे? दिस इज 1 बीटा, दिस इज अनदर बीटा, दिस इज अनदर बीटा। ठीक, ये और ये तो सेम है। यहां से H निकालोगे, यहां से एक ही बात होगी ना। तो बेटा जी हमारे पास H यहां से भी निकलना है, तो सेट्जेफ रूल क्या बोलता है कि मोर एल्काइलेटेड H निकालना है, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन बनाना है। तो H कौन से वाला निकालूं यहां पे मेजर प्रोडक्ट की तरह? यहां से निकालूं H की नहीं, है ना बेटे? तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 डबल बॉन्ड C और यहां पे आ जाएगा, यहां पर CH3, यहां पे CH3। रिएक्शन E2 है बट येट देयर इज रीअरेंजमेंट। बोलो बेटे क्लियर और नॉट? अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी बेटे बोलो। ऐसा नहीं मैंने कहा था, वो बेटे मैंने आपको 5 तरह की एलिमिनेशन करवाई थी, बेस कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड और थर्मल एलिमिनेशंस। ठीक, तो बेस कैटलाइज्ड तो हमने पढ़ ली अल्काइल हैलाइड में, वहां बेस की जरूरत थी। ये एसिड कैटलाइज्ड है। आपका टॉपिक शुरुआत में देखो क्या लिखा है आपने, बीटा एलिमिनेशन विच इज एसिड कैटलाइज्ड। तो ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो बेस कैटलाइज्ड बीटा एलिमिनेशन में बेस की जरूरत है, एसिड कैटलाइज्ड बीटा एलिमिनेशन में बेस की जरूरत थोड़ी है, इसमें एसिड की जरूरत है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया? पर अभी ये समझ में आया कि E2 कैसे। अब मान लो यहां पे अपने पास कुछ इस तरह का अल्कोहल दिया है, CH3C, CH3, ठीक, H, CHOH, CH3। नाउ टेल मी, इज दिस E2 और E1? अब अगर मैं यहां पे H2SO4 का अटैक करवाता हूं और टेम्परेचर डेफिनेटली 443 केल्विन ही रखता हूं, नाउ टेल मी इज इट E2 और E1? नाउ दिस इज कंडीशन फॉर E1। मिस्टर अनीश, E1 की कंडीशन क्या होती है यार? कैसे पता चलता है कि E1 है कि E2 है? शाबाश अनुष्का। हाँ जी बेटे, यहां से मुझे बताएंगे E1 की कंडीशन बताएंगे। अमन, क्या E1 की कंडीशन बताओगे मुझे? E1 की क्या कंडीशन होती है? अमन जी जवाब ही नहीं देंगे। अरे भैया, E1 की कंडीशन होती है बीटा कार्बन ब्रांच्ड, इजंट इट? सेकेंडरी और टर्शरी हमारे पास हो और बीटा कार्बन क्या हो? ब्रांच्ड। ठीक, इट इज वेरी सिंपल। पर अगर पढ़ोगे नहीं सो देयर इज नथिंग आई कैन डू। कर सकता हूं क्या? ठीक, तो यहां पे डेफिनेटली E1 होगा, ये श्योर है, यहां पे E1 होगा बिकॉज इट्स बीटा कार्बन इज ब्रांच्ड। अगर E1 होता है तो डेफिनेटली कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होगी। तो ऐसे केस में पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा, और कहां अटैक करेगा भैया? H पॉजिटिव बोले फटाफट। H positive will attack on the lone pair of oxygen, and what it will be giving us? It is definitely giving us protonated alcohol like this. Protonated alcohol like this. As reaction is E1, so here we have generation of कार्बोकटायन। यहां पे हमारे पास जनरेशन होगी कार्बोकटायन की, और कार्बोकटायन बनेगा तो हमारे पास CH3C, CH3H, CH1 पॉजिटिव, CH3 होगा। क्लियर हो गया कि नहीं? अब यहां से H जो होगा वो यहां पे शिफ्ट होगा। कौन सी? हाइड्राइड शिफ्ट होगी ना भाई। अब हाइड्राइड शिफ्ट होने से प्रोडक्ट क्या बनेगा?
CH3C, CH3, यहां पॉजिटिव, यहां CH2, यहां CH3. Now how many beta carbons are there? There is one this, one this, one this. ये तो सेम है ना, ये तो सेम है. अब हमारे पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक हॉफमैन वाला और एक सेटजेव वाला, पर हम मेजर कौन सा बनाया करते हैं, सेटजेव वाला. तो यहां मैं सेटजेव वाला लिख दूंगा, हॉफमैन वाला नहीं लिखूंगा. लेकिन एक बात क्लियर कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर कभी तुमसे पूछा हाउ मेनी एल्कीन्स कैन बी फॉर्म, ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया हाउ मेनी एल्कीन्स कैन बी फॉर्म, तो बेटे देखो एक एल्कीन यहां से भी बनाना विदाउट रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन, विदाउट रीअरेंजमेंट, इसका भी बनेगा एल्कीन, बहुत माइनर होगा पर बनेगा. तो एक इसका हॉफमैन और इसका सेटजेफ दोनों बनाना, इसका हॉफमैन और सेटजेफ दोनों बनाना, जो कॉमन होंगे उसको छोड़ देना. कॉमन मतलब दो एक जैसे हो गए तो वो तो एक ही बात हुई ना. तो आप देखोगे इसमें तीन प्रोडक्ट बनेंगे. कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तीन. एक तो बनेगा जब यहां से H निकलेगा, यानी एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा CH3C, ठीक, यहां पे CH3H, CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये बन जाएगा. अगर इसका हॉफमैन होता वो यही होता कि नहीं होता, रादर इसका सेटजेफ होता तो यही होता कि नहीं होता. तो एक इसका ये बन जाएगा, इसका ये भी बनेगा और इसका दूसरे वाला हॉफमैन प्रोडक्ट भी बनाएंगे. भले ही हमारे पास वो मेजर नहीं होता, उससे हमारे को मतलब नहीं है. जब हमें प्रोडक्ट पूछने हो तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट ये बना, दूसरा प्रोडक्ट ये बना, तीसरा प्रोडक्ट ये बना, डेफिनेटली हमारे पास मेजर कौन सा रहेगा, सेकंड वन, क्योंकि सेकंड वन इज मोर एल्काइलेटेड. जब कभी भी हमें बताना होता है कौन सा होगा तो हम एल्कीन पार्ट को क्या कर लेते हैं, डब्बे में रख लेते हैं और उसके आसपास के अल्काइल ग्रुप गिन लेते हैं ना भाई, ऐसे देख लेते हैं. और ये देख लेते हैं कि इसके आसपास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं. तो बोलो इसके आसपास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन. सो हियर वी हैव ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन. हियर हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन वी हैव इन एल्कीन, 3 3 3, कितने हुए, 9 अल्फा हाइड्रोजन. तो यहां 9 अल्फा हाइड्रोजन है. यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई, 3 और 2 5. तो यहां 5 अल्फा हाइड्रोजन है. तो अगर मैंने तुमसे पूछा कि इसमें कितने प्रोडक्ट बने, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट तो 3 बने. यानी एक बात ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट से पहले वाला भी कार्बोकेटाइन लेना, उसके प्रोडक्ट भी बनाने, और रीअरेंजमेंट के बाद वाले भी. अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछे हो, अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछे हो. हाँ, अगर मेजर पूछा है तो ये समझ में आ गया, 2 इज मेजर देन दैट ऑफ 3 विच इज मोर देन दैट ऑफ 1. इसलिए हम जब आंसर देंगे इसका प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो प्रोडक्ट सेकंड वाला लिखेंगे, मेजर ही लिखेंगे ना भाई हम लोग. बोलो समझ में आया. तो मेरे प्यारे बच्चों, लोग क्या करेंगे, लोग यहां पे आपको सीधे कार्बोकेटाइन बनाना सिखाएंगे, ठीक, जबकि आप समझ लो वो ठीक है. क्या है कि प्रोडक्ट में गलती नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता चाहे E2 हो चाहे E1 हो, रीअरेंजमेंट इसमें है. E2 में प्रोडक्ट बनने के बाद H पॉजिटिव के अटैक की वजह से रीअरेंजमेंट होती है, और E1 में पहले ही कार्बोकेटाइन बनता है इसलिए रीअरेंजमेंट होती है. तो रीअरेंजमेंट में तो इसमें है ही है, चाहे E2 हो चाहे E1 हो. E1 में प्रोडक्ट के बाद हो जाती है, सॉरी E2 में प्रोडक्ट के बाद हो जाती है, और E1 में इंटरमीडिएट में रीअरेंजमेंट हो जाती है. तो प्रोडक्ट में गलती नहीं आएगी. बट कभी पेपर में वैसे ही क्वेश्चन आ गया ना कि इनमें से कौन सा इस पे एलिमिनेशन होना है, वहां तो गलती आ जाएगी ना. तो क्या होगा, अगर आपके पास बीटा कार्बन अनब्रांच्ड हुआ तो कौन सा होगा, E2. और जब बीटा कार्बन ब्रांच्ड हो जाएगा, ठीक, ब्रांच्ड यानी कि जो आपको E2 की कंडीशंस बता रखी है मैंने, बीटा कार्बन ब्रांच्ड होगा तो हमारे पास E1 हो सकता है. खास करके सेकेंडरी विद टर्शरी और क्वाटनरी बीटा कार्बन, प्राइमरी विद क्वाटनरी बीटा कार्बन, या फिर टर्शरी दैट इज ऑल्सो प्रोन टूवर्ड्स E1. बोलो बेटे मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं आया, और आपको प्रोडक्ट बनाना समझ में आया डिहाइड्रेशन में कि नहीं, और टेम्परेचर का कंट्रोल भी समझ में आया कि नहीं.
हाँ जी, किस टेम्परेचर पे क्या बनाएंगे ये भी समझ में आया कि नहीं आया? ईथर कब बनेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट कब बनेंगे और एल्कीन कब बनेंगे। अब बेटा एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक थोड़ी सी अपनी ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेट मी सी, हमने ये एक अल्कोहल लिया, ठीक। अब इस अल्कोहल में आप H2SO4 डालना चाहते हैं और वो भी कॉन्सेंट्रेटेड ही डालना चाहते हैं और वो भी बेटा 443 केल्विन पे ही डालना चाहते हैं और आपसे पूछते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो शुड यू ट्राई करना चाहोगे? ओके, चलो ट्राई करो इसको, चलो जल्दी, शाबाश, अपने आप करके देखना है। क्या आप लोगों ने यहां पे H पॉजिटिव का अटैक करवाया? कहां पे करवाया? लोन पेयर पे करवाया। तो पहले बताओ E1 की टू E1, क्योंकि यहां पे बीटा कार्बन इज ब्रांच्ड, तो कार्बोकटाइन सीधे बना दूं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल वाला स्टेप खा जाते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा? सीधे कार्बोकटाइन मैंने ऐसे बना दिया, यहां पे इसका अटैक होना था और ये पार्ट टूट जाना था भाई, यही होना था। ये बन गया कार्बोकटाइन, बन गया कि नहीं बन गया? नो, इसमें किस तरह की रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है? यस, दिस इज द कंडीशन फॉर रिंग एक्सपेंशन, इजंट इट? अब रिंग एक्सपेंशन होती तो हम कैसे करते हैं रिंग एक्सपेंशन? यहां पे नेगेटिव लगा दिया, उसके अगले कार्बन पे क्या लगा दिया? पॉजिटिव। ऐसे ही करते हैं ना, जहां पे पॉजिटिव हो उसके अगले कार्बन पे पॉजिटिव, उससे अगले कार्बन पे नेगेटिव। और नेगेटिव का अटैक कहां करवाते हो? पॉजिटिव पे, ठीक। और ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, टूटता है कि नहीं टूटता है? उससे हमारे पास क्या बनता है भाई? 6 कार्बन का रिंग बन जाएगा कि नहीं बनेगा? ऐसे करके, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? किसी एक एटम पे तो आएगा ना, ठीक। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 एटम का रिंग बन गया और ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज रिंग पे ही आएगा कि नहीं? ऑब्वियसली यहां पे H होंगे, H निकलेगा एंड द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज लाइक दिस, इजंट इट? रिंग एक्सपेंशन थोड़ा सा मुश्किल दे दे, चलो ये करके देखना है। ये मेरी मछली थोड़ी जवान हो गई है, एक मछली तो तुमने पका के खा ली। इसके ऊपर ट्राई करो करने की। See, it was a tedious question. It's not easy one. तो अपने पास H पॉजिटिव का अटैक कहां पर? लोन पेयर पर। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां पर, सीधे कार्बोकटाइन बना दे अपन, कार्बोकटाइन बना देते हैं। सो कार्बोकटाइन कुछ इस तरह का बनता हुआ नजर आएगा बेटा, isn't it? Now this is positive charge carbon, उसके आगे बेटे 5 कार्बन का रिंग है, ठीक। 5 कार्बन का रिंग इज नॉट सो मच स्टेबल, ठीक है जी। तो यहां पे भी, यहां पॉजिटिव लगाओ और यहां नेगेटिव लगाओ, ठीक। और इस नेगेटिव का अटैक इस पॉजिटिव पे करवाओ और इसका बॉन्ड बीच से तोड़ दो। समझ में आई बेटा बात? अरे क्लियर हुआ? अब ये रिंग कहां कहां जुड़ा, ध्यान देना। अब ये रिंग 1 कार्बन 2 3 4 5 और 6 यहां जुड़ा ना, 6 कार्बन का रिंग होगा। और दूसरा तो पहले से 6 कार्बन का, तो ये रिंग ऐसा बन जाएगा, प्लीज सी दिस।
इजंट इट? एक काम करना, पेंसिल लेना, पेंसिल से ऐसे बनाना, इसका जब यहां अटैक करोगे, इसको यहां से मिटा के देखना तो सामने ये नजर आएगा। मैं करके दिखा देता हूं तुम्हें ताकि आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। अब देखो, मैंने सिर्फ इसको मिटाया, ठीक है जी, और इसको यहां पे जोड़ा, है ना? यही होना था ना भाई, यही होना था कि नहीं? और ये वाले चार्जेस खत्म हो गए। अब देखो, यहां पे रिंग जुड़ा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग ये हो गया। और यहां देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग ये हो गया। और दोनों के कॉमन ब्रिज हो गया कि नहीं? ये कॉमन हो गया कि नहीं? और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं? बोलो, समझ में आया? कैसे बना, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? तो ऐसे करके हम इसको बना सकते थे, ठीक है। बोले इससे ज्यादा अंडू अवेलेबल ही नहीं है। ठीक, चलो जो हो गया। सो आप आराम से बना सकोगे इसको। अब इसके बाद हमारे पास यहां से H ये बाहर जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ये H बाहर निकलेगा, एंड thus the product formed over here is like this. Is it clear बच्चे? थोड़ा सा मुश्किल था, पर बहुत मुश्किल नहीं था, इजी था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है। तो बोलो, डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म अब पानी की तरह क्लियर हो गया कि नहीं? अब आपको पहले क्या देखना होता है, E1 E2 वो चलो देख लिया, पर करनी हमेशा रीअरेंजमेंट है, करनी हमेशा रीअरेंजमेंट है। E2 E1 का प्रोडक्ट अगर बन गया, उसमें तो वैसे ही रीअरेंजमेंट होती है। E2 का प्रोडक्ट बनने के बाद भी H पॉजिटिव बना के उसके ऊपर क्या करो, रीअरेंजमेंट करो। तब तक रीअरेंजमेंट करते रहना जब तक कि मोस्ट स्टेबल एल्कीन ना बन जाए या मोस्ट स्टेबल कटायन ना बन जाए, तब तक रीअरेंजमेंट होती रहेगी। क्योंकि यहां पे रीअरेंजमेंट रोकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि H पॉजिटिव विल अटैक अटैक एंड अटैक टिल वी गेट द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट आउट। एनी डाउट्स? ये डिहाइड्रेशन का जो मैंने आपको मैकेनिज्म के बारे में सारा क्लियर करने की कोशिश की, शुरुआत में आपको मैंने ये बताया था कि 443 पे ये, 413 पे ये, 383 पे ये। उसके बाद मैंने आपको बताया टेम्परेचर का कंट्रोल ऐसा क्यों होता है, और उसके बाद मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की कि E2 मैकेनिज्म में रीअरेंजमेंट कैसे हो गई। ठीक, फिर ये करने की कोशिश की E2 होने के बावजूद रीअरेंजमेंट थी, और E1 कैसे होता है वो भी क्लियर किया, और उसमें एक आधे दो एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस भी किया जिसमें रीअरेंजमेंट्स और भी ज्यादा होती थी। ठीक, लेकिन जी बेटा, सर ये जो हमारा आखिरी प्रोडक्ट बना है सर, दोनों जो 6 कार्बन रिंग्स हैं सर, लेकिन अगर उनमें से कोई एक रिंग 4 कार्बन रिंग हो तो बेटा फिर डबल बॉन्डेड कार्बन जो होगा ना, वो ब्रिज हेड पे नहीं आएगा, दूसरी साइड से निकलेगा। और ब्रेट्स रूल हमेशा ध्यान में रखना है। ब्रेट्स रूल कहता है कि डबल बॉन्ड शुड नॉट बी प्रेजेंट एट ब्रिज हेड और पॉजिटिव चार्ज इज नॉट प्रेजेंट ऑन ब्रिज हेड अंटिल द रिंग इज लार्ज एनफ। ये ब्रेट्स रूल किए थे ना तुम, तो ब्रेट्स रूल का तो हमेशा ध्यान में रखना ही है। ठीक, नाउ ये एलिमिनेशन यानी ये डिहाइड्रेशन क्या सिर्फ H2SO4 में होती है? हम बेटा और चीजें भी यूज करते हैं। जैसे हम यहां पे इसी को कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्मोना, Al2O3। अल्मोना की प्रेजेंस में भी हम इसको कर सकते हैं। अल्मोना के प्रेजेंस में भी हमारे पास वही दो टेम्परेचर होंगे। ठीक, एक जब टेम्परेचर हाई होगा 623 केल्विन होगा तो एलिमिनेशन होगी, एल्कीन बनेगा। और टेम्परेचर 513 होगा यानी कम होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास यहां पर क्या बनेगा, ईथर बनेगा। सो विल बी हैविंग ईथर, पर इसमें हाइड्रोजन सल्फेट तो नहीं बन सकते ना भाई, क्योंकि इसमें HSO4 थोड़ी प्रेजेंट है।
ये Al2O3 की प्रेजेंस में भी हम करवा सकते हैं एलिमिनेशन। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही आप ये देखो कि H2SO4 में टेम्परेचर नीडेड वाज लेस, whereas Al2O3 में टेम्परेचर नीडेड वाज मोर. The reason is Al2O3 is a Lewis acid, where H2SO4 is a strong protic acid, isn't it? तो प्रोटिक एसिड ज्यादा आसानी से अटैक करेंगे देन दैट ऑफ लुईस एसिड। प्रोटिक एसिड में जो H पॉजिटिव होगा बुक्का नंगा, वो ज्यादा आसानी से अटैक करेगा ना भाई। लुईस एसिड तो मुश्किल से अटैक करेंगे। तो लुईस एसिड में रिएक्शन थोड़ा स्लो है, जबकि प्रोटिक एसिड में रिएक्शन थोड़ा फास्ट रहेगा। ये और भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज करेंगे आगे। मैं कुछ सर्टेन पॉइंट्स जरूर लिखवाऊंगा आपको, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि भैया हमारे पास ये रिएक्शन होता कैसे है और क्या क्या चीजें यूज हो सकती हैं। ऐसे ही बेटा हम इसमें एक और चीज यूज करते हैं, दैट इज थोरिया, THO2, and that is 300 to 400 Kelvin. That can also give us alkene. That can also give us alkene. इसमें ईथर की फॉर्मेशन नहीं होती, एल्कीन बनेगा यहां पे। समझ में आई बात। तो थोरिया कैन ऑल्सो बी यूज्ड, THO2 टेम्परेचर स्टिल लो। ठीक, तो हमारे पास ऐसे करके एलिमिनेशन हम कर सकते हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने तुम्हें बतानी है यहां पे, वो ध्यान देना। जो लोग बोलते हैं कार्बोकटायन, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा थप्पड़ है दोस्तों। कार्बोकटायन सिर्फ E1 में बनता है, E2 में नहीं बनता है। तो जो आगे अगली बात बता रहा हूं, याद रखना, विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द बीटा कार्बन इंक्रीजेस द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्या बोला? विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द बीटा कार्बन इंक्रीजेस, withdrawing group on beta carbon increases the ease of dehydration। बेटा डिहाइड्रेशन की जो ईज है, अगर बीटा कार्बन पे विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो इंक्रीज होती है बेटा। क्यों? वो बेटा बीटा हाइड्रोजन को ज्यादा एसिडिक बनाती है। अगर बीटा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, ज्यादा आसानी से हाइपर कॉन्जुगेशन में जाएगा, ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, एलिमिनेशन ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हो गया? जैसे एक क्वेश्चन आ गया, आपको कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग can be dehydrated, which of the following can be dehydrated most readily? ठीक, which of the following can be dehydrated most readily? सबसे आसानी से डिहाइड्रेट कौन होगा? हमें दे दिया ए, और ए में दिया CH3, CHOH, CH2, NO2, ये ए दे दिया। बी हमें दे दिया गया CH3, CHOH, CH2CN। बेटे सी दे दिया हमारे को CH3, COH, CH2Cl, और डी दे दिया हमारे को बेटे CH3, OH, CH2, CH3। अब इसमें हमारे को कहा कि किसकी डिहाइड्रेशन मोस्ट इजी होती है। देखो बेटे, ऑब्वियसली हियर बीटा कार्बन पे एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा है जिसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग -I है, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस इलेक्ट्रॉन के खींचने की वजह से हाइड्रोजन हाईली एसिडिक हो जाएगा। यहां पे भी -I होगा, ठीक, थोड़ा इससे वीकर होगा। यहां पे भी -I होगा, जो और भी वीक होगा। ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा,
ठीक है, ये थोड़ा लेस स्ट्रॉन्ग होगा और ये मॉडरेट होगा -I, और यहां तो हमारे पास कौन सा आ गया, +I। तो मैंने कहा बीटा कार्बन पे विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है दैट इंक्रीजेस द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। हालांकि अगर आप ध्यान से सोचो तो कार्बोकटायन जो होता है ना मेरे बच्चों, कार्बोकटायन अनस्टेबल होता है जब कभी विड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं, है ना बेटा। पर अल्फा कार्बन पे विड्रॉइंग ग्रुप लगे तो बेटे हमारे पास ईज कम होती है। ठीक, बीटा कार्बन पे विड्रॉइंग ग्रुप लगे तो ईज ज्यादा होती है। समझ में आई बात? यानी हमने बोला विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द बीटा कार्बन इंक्रीजेस द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, क्योंकि कार्बोकटायन तो यहां बनना है ना भाई, पर यहां हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो वो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा और जल्दी जल्दी बाहर निकल जाएगा। इस वजह से यहां पे ए का रिएक्शन सबसे फास्ट, देन बी, देन सी और देन डी होगा। तो माइंड इट, सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है कि डिहाइड्रेशन में अगर बीटा कार्बन पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगता है दैट इंक्रीजेस द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। बट ऑन द अदर हैंड आप ये भी कह सकते हैं विड्रॉइंग ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन decreases the speed of the ease of dehydration। अगर विड्रॉइंग ग्रुप अल्फा कार्बन पे हुआ तो वो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को कम करता है या फिर एल्कोहल की डोनेटिंग पावर को कम करता है। समझ में आई? लेकिन बीटा कार्बन पे हुआ तो बीटा कार्बन के एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, जिससे बीटा कार्बन का हाइड्रोजन जो है ज्यादा एसिडिक हो जाता है और उसको रिलीव करना इजी हो जाता है। बात समझ में आई? अल्फा कार्बन पे विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो रिएक्शन स्लो डाउन होगा और बीटा पे होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। बोलो क्लियर? समझ में आती है? ठीक, तो ये बात ध्यान में रखनी है। और अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में चलते हो तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ही देखनी पड़ेगी हमें, है ना भाई। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में टर्शरी कैन बी इजीली देन दैट ऑफ सेकेंडरी देन दैट ऑफ प्राइमरी। यानी बेसिकली कार्बोकटायन जो है उसकी हमें क्या देखनी होगी, स्टेबिलिटी ही तो देखनी होगी। समझ में आई? आपको कल को अगर ऐसे बोल दिया जाए कि अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के ऑर्डर में हमें अरेंज करना हो और हमसे दे दिया गया हो A CH3C CH3 CH3OH, ये A है। B हमें दे दिया गया CH3 CH CH3 और यहां पे OH, ये B है। C हमें दे दिया CH3 CH2OH, ये C है। D हमें दे दिया गया NO2 CH3 C CH3 CH3OH, ठीक है जी। और बेटे E हमें दे दिया गया CH3 CH ClOH। अब इसमें ईज ऑफ डिहाइड्रेशन कहा है हमारे को, हमें समझ में आया ये टर्शरी है, ये भी टर्शरी है। पर यहां का बीटा कार्बन ज्यादा, बीटा हाइड्रोजन ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो ऑब्वियसली डी का रिएक्शन ज्यादा फास्ट देन दैट ऑफ ए का ज्यादा देन बी का ज्यादा देन सी और सबसे कम किसका, ई का। क्यों? ई में विड्रॉइंग ग्रुप अल्फा कार्बन पे लगा है और डी में विड्रॉइंग ग्रुप बीटा कार्बन पे लगा है। हमें पता है कि बीटा कार्बन का विड्रॉइंग ग्रुप तो क्या करता है, डिहाइड्रेशन की ईज को बढ़ा देता है और अल्फा कार्बन का डिहाइड्रेशन की ईज को कम कर देता है। और इसमें देखें तो टर्शरी ज्यादा रिएक्ट करेगा देन सेकेंडरी, सेकेंडरी विल मोर रिएक्ट इजीली देन दैट ऑफ प्राइमरी।
प्राइमरी की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी क्योंकि कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखी जा सकती है। तो अगर तुम्हें इनमें से कुछ ना मिले तो आपने सिर्फ क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन देखनी है। फॉर ईज ऑफ डिहाइड्रेशन के लिए क्या देखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। एक्चुअली मैं तुम्हें बता देता हूं, एक्चुअली बात ये नहीं होती। एक्चुअली ईज ऑफ डिहाइड्रेशन के लिए हमें यह देखना चाहिए कि एल्कीन कौन सा बना। जितना स्टेबल एल्कीन बनेगा उतनी डिहाइड्रेशन इजी होगी। ठीक, लोग बोलते हैं कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देख लेना क्योंकि वो इजी थॉट है। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखोगे यहां गलत हो जाएगा यार, यू विल हैव रॉन्ग आंसर। क्यों, इसका टर्शियरी कार्बोकटाइन विल बी मोर स्टेबल, इसमें एक विड्रॉइंग ग्रुप है, तो आंसर गलत हो जाएगा ना। तो एक्चुअली ईज जो देखी जाती है ना, वो देखी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ जो एल्कीन बना है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। अगर अनसब्स्टिट्यूटेड होता है तो हमें पता है टर्शियरी में ज्यादा एल्काइलेटेड बन जाएगा, प्राइमरी में थोड़ा लेस एल्काइलेटेड बन जाएगा, इसलिए टर्शियरी वाला ज्यादा आसानी से दे देता है। इसलिए लोग बात कह देते हैं कि कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देख लो, वो इजियर थॉट आउट है। समझ में आई मेरी बात, क्लियर हो गया। बट अदरवाइज आपको देखना क्या चाहिए कि एल्कीन कौन सा बना। जो एल्कीन बना है उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा है वो उतनी आसानी से बन जाएगा। ठीक, बट हाँ शॉर्टकट ले सकते हो, तो मैंने तुम्हें शॉर्टकट में बता दिया। बीटा कार्बन पे विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्पीड, अल्फा कार्बन पे विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द स्पीड, और अदरवाइज सी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन बिकॉज इट विल गिव राइज टू अ स्टेबल एल्कीन। एंड एक्चुअली एल्कीन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम इसका ऑर्डर लगाया करते हैं। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? जी हाँ जी सर, तो अगर हम एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को देखेंगे तो सर हम उसमें वो वाला एल्कीन देखेंगे जो सबसे पहले कर रहा है या फिर पूरा? हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट एल्कीन देखते हैं। ठीक, सिर्फ कौन सा देखते हैं, मेजर प्रोडक्ट। ठीक, चलिए अब हम लिखते हैं, लिखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन डिहाइड्रेशन। ये मैं नोट करवाते जाऊंगा तुम्हें, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन डिहाइड्रेशन, प्लीज लिखते जाइएगा। नंबर 1, secondary and tertiary alcohols gives even reaction. Secondary and tertiary alcohols give even reaction, whereas primary alcohols and secondary alcohols whose beta carbon is not branched, gives E2 reaction. अगला लिखें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल having branched carbon at beta positions may give even at certain high temperatures. अगला लिखें, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स इन अल्कोहल आर, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स इन अल्कोहल आर, नंबर 1, concentrated H2SO4, number 2, KHSO4, number 3, H3PO4, number 4, anhydrous Al2O3,
anhydrous Al2O3. Number 5, P2O5. P2O5. Number 6, POCl3. POCl3. चौथा पॉइंट देखें, the reactivity of alcohol for elimination is always, the reactivity of elimination of alcohol is always tertiary is greater than secondary is greater than primary. टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। क्योंकि बेटे मैंने आपको चाहे E1 करवाया था चाहे E2 करवाया था, मैंने आपको बोला था एलिमिनेशन चाहे E1 टाइप हो, एलिमिनेशन चाहे E2 टाइप हो, हमेशा टर्शरी बेटर देता है। बोलो, बताया था ना, क्योंकि E1 में कार्बोकेटाइन टर्शरी ज्यादा बन जाता है स्टेबल, और E2 में टर्शरी में हाइड्रोजन का नंबर, बीटा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है। तो चाहे आपके पास E1 टाइप हो चाहे आपके पास E2 टाइप हो, टर्शरी हमेशा ज्यादा एलिमिनेशन देता है। SN1 SN2 में तो उल्टा बताया था ना भाई, SN1 SN2 में तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे बताया गया था। ठीक है, SN1 जो है वो टर्शरी ज्यादा आसानी से देते हैं, जबकि SN2 जो है वो प्राइमरी आसानी से देते हैं। लेकिन E1 हो E2 हो, एलिमिनेशन किसी भी तरह की टर्शरी ज्यादा आसानी से देता है। ठीक, उसमें E1 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड E2 में नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स, इन दोनों के बेसिस पे था। क्लियर? अगला पॉइंट लिखें प्लीज। विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द बीटा कार्बन, withdrawing group on the beta carbon increases the reactivity. Withdrawing group on beta carbon increases the reactivity towards elimination. Towards elimination. Whereas on alpha carbon, it decreases the reactivity. Whereas on alpha carbon it decreases the reactivity. अगला पॉइंट लिखें, इन डिहाइड्रेशन of alcohols, rearrangements always take part. Rearrangements always take part. Whether reaction is E1 or E2. Whether reaction is E1 or E2. बेटे आपको ये बात मैंने अच्छे से क्लियर कर दी है कि E1 में तो पहले इंटरमीडिएट में रीअरेंजमेंट होती है और E2 में आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एसिड के अटैक की वजह से रीअरेंजमेंट होती है। तो रीअरेंजमेंट होनी ही है, चाहे रिएक्शन E1 हो चाहे रिएक्शन E2 हो। यह बात अलग है कि E2 में आफ्टर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन रीअरेंजमेंट हो जाती है, पर बनता प्रोडक्ट रीअरेंज करके ही है। इसलिए कभी भी अगर हमें बनाना होता है तो कार्बोकेटाइन से बना करके हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे ना, वो हमेशा चाहे E1 हो E2 हो वही बनना है बेसिकली। इसलिए लोग कार्बोकेटाइन से बना के अपना प्रोडक्ट सही बताते हैं, जबकि हमें पता होता है कि ये E1 से जा रहा है कि E2 से जा रहा है, किसी से भी जा रहा है, उसमें रीअरेंजमेंट जरूर होगी। बोलो क्लियर? नाउ वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट, इसको स्टार के साथ लिखना, वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट। एलिमिनेशन इज हाईली रीजियो सिलेक्टिव। Elimination is highly regioselective. That is always
that is always Saint-Joseph rule is followed. That is always Saint-Joseph rule is followed. Just मिनट इधर समझना। देखो बेटे, जब हमने बेस कैटेलाइज्ड बीटा एलिमिनेशन की थी अल्काइल हैलाइड में, तो मैंने आपको Saint-Joseph प्रोडक्ट भी बताया था और मैंने आपको हॉफमैन भी बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि भाई हमारे पास Saint-Joseph कहां बनता है, हॉफमैन कहां बनता है। उसके इंस्टेंसेस भी मैंने लिखवाए थे, कहां Saint-Joseph कहां हॉफमैन। क्लियर, याद है? लेकिन ये जो है बोला हाईली रीजियो सिलेक्टिव है, जो एसिड कैटलाइज्ड है हाईली रीजियो सिलेक्टिव है। रीजियो सिलेक्टिव किस रीजन में एलिमिनेशन होनी है, वो हाईली सिलेक्टिव पार्ट है, यानी इसमें हमेशा Saint-Joseph रूल ही लगता है, हमेशा Saint-Joseph रूल ही लगता, हॉफमैन रूल नहीं लगता। लेकिन इसके साथ ही जोड़ के लिखना, बट इफ elimination is done, if elimination is done in the presence of thoria THO2 और alumina, we get Hofmann product, we get हॉफमैन प्रोडक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है बच्चों कि अल्मूना में हॉफमैन प्रोडक्ट होता है, ठीक, या थोरिया में हॉफमैन प्रोडक्ट होता है, ठीक। जैसे कि अगर मान लो मैं एक ये करना चाहूं CH3 CH CHOH CH3, अब इसमें अगर मैंने H2SO4 लगाया, H2SO4 लगाया और 443 केल्विन लगा दिया, तो मैंने बोला हाईली सिलेक्टिव है, और हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 बन जाएगा। क्लियर जी? अगर इसी रिएक्शन में मैंने Al2O3 डाला होता, 623 केल्विन होता, तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनता बच्चों। द लॉजिक इज वेरी 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 सिंपल, बहुत सिंपल लॉजिक है। क्या है इसमें, आपको पता है कि जब इसका अटैक होगा, इसका H पॉजिटिव का, इसमें H पॉजिटिव का अटैक होगा, इसके लोन पेयर पे वो ज्यादा स्ट्रांगली अटैक करेगा और OH को एक बेटर लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, और उसकी वजह से ये आगे से कार्बन खींच के इस हाइड्रोजन को भी काफी एसिडिक बना देगा, आसानी से रिलीज होने वाला बना देगा। और दूसरी बात, H पॉजिटिव को स्टीरिक हिंड्रेंस का कोई लेना देना नहीं था। समझ में आई बेटा बात? ऑन द अदर हैंड अल्मूना इज अ वीक एसिड, लुईस एसिड, वो बीटा हाइड्रोजन को ज्यादा एसिडिक नहीं बनाता, वो बीटा हाइड्रोजन को ज्यादा एसिडिक नहीं बनाता, ठीक। इस वजह से जो ज्यादा एसिडिक बीटा हाइड्रोजन होगा वो बाहर निकलेगा। जैसे ये बीटा हाइड्रोजन या फिर ये बीटा हाइड्रोजन, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? ऑब्वियसली ये ज्यादा एसिडिक होगा, तो वो आसानी से निकलेगा ना भाई। बात समझ में आई? क्योंकि जब H पॉजिटिव वाटर पे अटैक करेगा ना, समझो बात को बेटे, कि मैंने बोला कि अगर H पॉजिटिव ने वाटर को अटैक किया और अल्कोहल को अटैक किया, जैसे यहां पे ये बन गया 9, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर H लगा हुआ है, ठीक, तो ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है। क्लियर? एक तो ये गुड लीविंग ग्रुप है, कार्बोकेटाइन इजीली बन सकता है, ठीक, और इजीली आपके पास क्या होगा, एल्कीन बन सकता है, ठीक। इसमें बेटे हमारे पास सिर्फ क्या होगा, अल्मूना जो है वो इस लोन पेयर को सिर्फ अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? अट्रैक्ट, है ना बेटा। ये पूरी तरह अटैक तो करेगी नहीं, लुईस एसिड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उससे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आता है क्या? नहीं आएगा ना भाई। तो क्या इसका हाइड्रोजन इतना एसिडिक बनेगा? पर फिर यह होगा कि इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, और इस वजह से यहां पे कौन सा प्रोडक्ट बन जाता है, यहां हॉफमैन बन जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। ये किसी ने बताई नहीं होगी किसी को। आपको क्लियर हुआ कि नहीं?
लुईस एसिड हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना भाई। यस सर। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा क्या, है भाई? और H पॉजिटिव क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? H पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा, है ना भाई? बात समझ रहे हैं मेरी बात? तो यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां पे इस केस में जब H पॉजिटिव अटैक करता है तो बीटा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं दोनों। हालांकि ये ज्यादा एसिडिक होता है पर फिर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ये ज्यादा बनेगी। यहां एसिडिक ये ज्यादा होता है, ये होता ही नहीं, तो मजबूरी है निकलेगा ही वहां से जो ज्यादा एसिडिक होगा। यहां क्या था, ये भी काफी एसिडिक था तो ज्यादा स्टेबलर की तरफ चल पड़ा, और मोर ओवर ये बनता भी तो उसके आगे रीअरेंजमेंट हो जाती, H पॉजिटिव फिर से अटैक कर देता। पर लुईस एसिड थोड़ी करेगा यार, समझे मेरी बात? इसलिए लुईस एसिड के केस में रीअरेंजमेंट भी नहीं हो सकती। इसके केस में रीअरेंजमेंट होके भी प्रोडक्ट वही बनना था। अगर मान लो ये H निकल भी जाता तो भी रीअरेंजमेंट होके यही प्रोडक्ट बनना था कि नहीं? बात समझ में आई? पर इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए अल्मोना के केस में हमेशा हमारे पास क्या बनता है, अल्मोना या थोरिया के केस में हॉफमैन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। क्लियर? लास्ट पॉइंट लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्शरी एल्कोहल्स आर सो रिएक्टिव, tertiary alcohols are so reactive that they undergo dehydration, even on strong heating, in the absence of dehydrating agent. Here copper acts as a catalyst. यहां पे कॉपर जो होता है वो कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। ये ना, मैं यहां रिएक्शन तो लिख रहा हूं, लेकिन अगली बार जब मैं तुम्हें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स अगली बार पढ़ाऊंगा तुम्हें, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में ये दोबारा आएगा। मान लो मेरे पास CH3 OH है, दिस इज टर्शियरी एल्कोहल। मैंने कहा कि इसमें अगर कॉपर भी लगा दोगे ना, इसमें एलिमिनेशन की तरफ इतने ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक, कि ये एलिमिनेट हो जाता है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। याद करना बेटा, एक वुड्स रिएक्शन करवाया था कभी, उसमें बोला था टर्शरी ग्रुप वाले हलाइड कभी रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि मेटल की प्रेजेंस में टर्शरी क्या बना देता है, एलिमिनेशन। याद है ना? तो टर्शरी इज मोर प्रोन टुवर्ड्स एलिमिनेशन। तो इवन इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं लगा, और ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है पेपर में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं लगा, येट इट गिव्स अस एलिमिनेशन। और इसका मैं अगला बेसिक ना अगली क्लास में जब आपको मैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स बताने वाला हूं, ठीक, तो मैं आपको इसको और भी ज्यादा क्लियर करूंगा। सो दिस वाज डिहाइड्रेशन इन ऑल, हर चिंदी से चिंदी चीज तुम्हें बताई गई है बेटा, ठीक। इतना अकाउंट किसी एक किताब में ढूंढ के ला देना, जितना तुम्हें लिखवा दिया मैंने, ठीक। अब देखो बच्चे, ये थी एलिमिनेशन, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एलिमिनेशन में शुरुआत सर ने कहां से की, कैसे बताया आपको, कहा कि डिहाइड्रेशन जो होती है अल्कोहल की, वो एसिड कैटलाइज्ड बीटा एलिमिनेशन होती है। इसमें H2SO4 में बेटे हमारे पास एल्कीन्स बनते हैं, ईथर बनते हैं, या हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं टेम्परेचर के हिसाब से। यही डिहाइड्रेशन अल्मोना में भी हो सकती है, हाई टेम्परेचर पे एल्कीन बनाते हैं, लो टेम्परेचर पे ईथर बनाते हैं। यही डिहाइड्रेटिंग एजेंट थोरिया में भी होती है, जहां एल्कीन बनते, बाकी आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बताया P2O5 POCl3, ठीक, इवन KHSO4, ऐसी चीजें डिहाइड्रेटिंग एजेंट होती है, वो वाटर निकाल लेती हैं। और उसके बाद आपको मैंने यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल समझाया, उम्मीद करता हूं टेम्परेचर कंट्रोल समझ में आया होगा कि लो टेम्परेचर पे हमारे पास एल्कीन क्यों नहीं बनते, हाई टेम्परेचर पे एल्कीन क्यों, लो टेम्परेचर पर ईथर क्यों, और उससे भी लो टेम्परेचर पर हाइड्रोजन सल्फेट्स क्यों बनते हैं।
उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको मैकेनिज्म बताने की कोशिश की। मैंने कहा कि लोग बाग क्या करते हैं कि मैकेनिज्म जो बताते हैं वो कैसा बताते हैं, आपको मैकेनिज्म बताया जाता है E1 टाइप, मतलब कार्बोकेटाइन बनाते हैं। कार्बोकेटाइन सिर्फ तभी बनेगा व्हेन कंडीशंस आर फॉर E1। अगर प्राइमरी होगा अनब्रांच्ड होगा तो कंडीशन इज E2, तो कार्बोकेटाइन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट अटैक करा करेंगे। क्लियर? E2 होगा। लेकिन E2 होने के बावजूद भी यहां पे रीअरेंजमेंट होगी आफ्टर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, क्योंकि मीडियम में एसिड है तो H पॉजिटिव कैन अटैक। तो फर्दर बेटा अटैक की वजह से हमारे पास क्या होगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर जाएंगे और हमारे पास प्रोडक्ट वही बनेगा जो कि एक्चुअली E1 में बनना था, पर रिएक्शन क्या होगा, E2 होगा। E1 तब होगा जब कंडीशंस E1 की होंगी। जैसे यहां पे भी E2 था और हमने फिर भी रीअरेंज करके प्रोडक्ट कौन सा बनाया है, E1 टाइप। ठीक, द रीजन इज कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस एज द मीडियम इज एसिडिक, और रीअरेंजमेंट तब तक होती रहेगी जब तक कि मोस्ट स्टेबल एल्कीन नहीं बन जाता है। बोलो क्लियर? फिर यहां पे एक बात और क्लियर करने की मैंने कोशिश की थी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देखते हुए ये बात का ध्यान देना है कि आपने पहले जो कार्बोकेटाइन बना जो बाद में रीअरेंज भी हुआ, ठीक, उसका भी प्रोडक्ट बनाना है, और जो रीअरेंज होने के बाद बनता है उसका भी प्रोडक्ट आपने बनाना है। जो रीअरेंज होने के बाद बनता उनके प्रोडक्ट भी आपने बनाने हैं, और उसमें से मेजर कैसे देख लेना है, दैट इज जो हमारा एल्कीन पार्ट है उसको डब्बे में ले लेना, उसके आसपास अल्फा हाइड्रोजन देख लेने, उस हिसाब से आपने मेजर प्रोडक्ट को जज कर लेना है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आगे चलते हुए हमने कुछ और भी किए, रिंग एक्सपेंशन के केस किए दो आपके साथ। उम्मीद करता हूं रिंग एक्सपेंशन के केस आपको समझ में आ गए। ठीक, उसके बाद आगे चलें तो मैंने आपको यह बताया कि विड्रॉइंग ग्रुप अगर बीटा कार्बन पे हो दैट इंक्रीजेस द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, जबकि विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द अल्फा कार्बन डिक्रीजेस द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। और टर्शरी हमेशा सेकेंडरी से ज्यादा, सेकेंडरी हमेशा प्राइमरी से ज्यादा, क्योंकि एलिमिनेशन कोई भी हो हमेशा यही ऑर्डर फॉलो करती है। और इसके ऊपर मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश की, ये ऑर्डर लगाने की कोशिश की, और उसके बाद बेटे मैंने आपको ये बताया कि इसके कुछ पॉइंट्स लिखवाए आपको कि डिहाइड्रेशन में क्या क्या होता है, बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, और खास पॉइंट आपको रीजियो सिलेक्टिविटी के बारे में बताया है जो कि आपको ध्यान रखना है। रीजियो सिलेक्टिविटी होता है प्रोडक्ट जो है उसका कौन सी रीजन से प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज रीजियो सिलेक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर? सो उम्मीद करता हूं डिहाइड्रेशन पानी की तरह क्लियर हो गई।